नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आपको अपना सपना साकार करना है तो संघर्ष, मेहनत, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति के साथ हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। बाकी वीडियो का PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप में पूरा जिप फाइल का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है। हम जो प्रमुख शिक्षा नीतियां थी आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो क्या थी, माध्यमिक शिक्षा थी, ठीक है। जो प्रमुख शिक्षा नीतियां थी आपके सिलेबस में बहुत बड़ा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है, तो उसके बारे में हम व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। वीडियो लड्डू होगी, वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ संसाधनों के अभाव है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बगल पे जो क्या है घंटा का प्रेस है, बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा में कब कब वीडियो अपडेट होती है, तभी आपको यूट्यूब क्या देगा, नोटिफिकेशन देगा। तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करें, चर्चा परिचर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है कि मुदाइलियर आयोग मुख्य रूप से संबंधित था। तो मैंने आपको बताया था मुदाइलियर आयोग मतलब कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, कब इसका गठन हुआ, 1952-53 में। कब? 1952 याद रखना, 1952-53 में इसका गठन होता है, ठीक है। मुदाइलियर आयोग किससे संबंधित था? दूसरा नाम ही इसका क्या था, माध्यमिक शिक्षा आयोग था, ठीक है। मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? डॉक्टर एस लक्ष्मी मुदाइलियर। तो उनकी अध्यक्षता में इसका गठन होता है। इसके क्या उद्देश्य थे? मैंने बताया था, क्या था कि प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, छात्रों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, छात्रों के नेतृत्व के गुणों का विकास करना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है। देखो, अगर इसके बारे में और अधिक पढ़ना है तो अलग से सिलेबस में है, हमने अलग से वीडियो डाली हुई है, वहाँ से और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आज हमने MCQs लगाए हैं तो कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, किस आयोग या कमीशन में सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था? तो किस में, जो ये क्या था, माध्यमिक शिक्षा आयोग था, मुदाइलियर आयोग था, 1952-53 में जिसका गठन होता है, उसी में सबसे पहले क्या, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था। मुदाइलियर आयोग में सबसे पहले क्या, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जून 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, देखो, मुदाइलियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है, तो 7 वर्ष की होनी चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा की अवधि है वो मुदाइलियर आयोग के अनुसार कितना, 7 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 5 है आपके लिए, मुदाइलियर आयोग की स्थापना हुई थी तो 1952 में हुई थी, पहले ही हमने आपको बता दिया है। तो 1952 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, देखो 8वां है, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसका गठन मैंने बताया 1952 में हुआ और जून 1953 में इसने अपने रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की थी, ठीक है। मैं अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य थे? तो इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, मुदाइलियर आयोग ने शिक्षकों के लिए कौन सी लाभ योजना प्रारंभ करने की संस्तुति की थी? तो त्रिमुखी लाभ प्रस्तुत करने की, ठीक है। जो शिक्षकों के लिए कैसी योजना लाइए कि त्रिमुखी लाभ योजना इनने प्रस्तुत की थी, ठीक है। क्वेश्चन 8 है आपके लिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार M.Ed कोर्स में केवल उन्हीं प्रशिक्षित स्नातकों को प्रवेश मिलना चाहिए जिन्होंने क्या, 3 वर्ष का अध्यापन कार्य किया हो। जिन्होंने क्या, 3 वर्ष तक टीचिंग कार्य किया है, उन्हें ही M.Ed में क्या मिलना चाहिए, प्रवेश मिलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 9 है आपके लिए, मुदाइलियर आयोग के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का समय निश्चित किया गया। तो कब? 4 वर्ष में इसके क्या, जो उच्चतर शिक्षा का जो क्या है समय है उसे 4 वर्ष निश्चित किया गया था, जो मुदाइलियर आयोग है, ठीक है। मुदाइलियर आयोग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, 10 वर्ष के बाद हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए, यह कथन है। तो किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा था कि 10 वर्ष के बाद क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये कथन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो कब? 14 जुलाई
1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, कोठारी आयोग, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 14 जुलाई 1964 को इसकी गठन होता है। किसका? कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जिसे आप जानते हैं, ठीक है। क्या इसके उद्देश्य थे मुझे बताओ? जो राष्ट्रीय शिक्षा, जो क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था जिसे आप कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, तो इसके उद्देश्य क्या थे मुझे फटाफट बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या थे? तो मैंने अध्यक्ष तो बताया प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ इसका दूसरा नाम मैंने बताया आपको, कोठारी आयोग बताया, ठीक है। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे। कितने सदस्य थे कोठारी आयोग में? 17 सदस्य थे, ठीक है। और देखो जिनमें से 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। 17 से 6 कौन थे? अन्य देशों के क्या थे? विशेषज्ञ इसमें शामिल थे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 12। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, पहले बता दिया, डॉक्टर DS कोठारी, ठीक है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी पहले ही कनेक्ट कर दिया मैंने, तो अब आपका रिवीजन हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 13 है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कहते हैं, बता दिया पहला ही, तो इसे क्या बोलते हैं? कोठारी आयोग भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि कोठारी आयोग में कितने सदस्य थे? बताया मैंने, इसमें 17 सदस्य थे और 6 बाहर के देशों के विशेषज्ञ भी इसमें थे, ठीक है। देखो पहले जब मैं आपको बता दूंगा तो दोबारा आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अपने ज्ञान को कैसे कनेक्ट करें, कैसे सीखें, कैसे ज्ञान का चहुमुखी विकास करें, सीखना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब पेश की? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी स्थापना तो 14 जुलाई 1964 को होती है, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 29 जून 1966 को देता है, ठीक है। इसका प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का था? तो 692 पृष्ठों का इसका क्या था? एक बृहत दस्तावेज, या उसे हम बोलते हैं प्रतिवेदन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का था? तो 692, ठीक है। 692, ठीक है। तो 692 पृष्ठों का इसका क्या था? दस्तावेज तैयार होता है और यह अंतिम रूप से 29 जून 1966 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कितने खंडों में विभाजित था? इसका प्रतिवेदन 3 खंडों में विभाजित था, ठीक है। कोठारी आयोग के दूसरे खंड में कितने अध्याय थे? तो 11 अध्याय थे इसके दूसरे खंड में, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कोठारी आयोग के दूसरे खंड में कितने अध्याय थे? तो 11 अध्याय थे, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। कोठारी आयोग द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के तीसरे खंड में कितने अध्याय थे? तो जो तीसरा खंड था इसमें 2 अध्याय संलग्न किए गए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 20वां है। हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश कब हुआ था? तो 1951 में, जिसे आप प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जानते हैं। 1951 से 52 में, तो श्री गणेश ही 1951 में हुआ था इसका, ठीक है। कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु कितने प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास पर बल दिया? तो इसने 4 प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास पर बल दिया था। किसने? कोठारी आयोग, जिसे आप राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 22 है आपके लिए। किस आयोग ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का पुनर्गठन किया जाना चाहिए? तो कोठारी आयोग ने ही सुझाव दिया था कि क्या जो राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान है उनका क्या करना चाहिए? पुनर्गठन किया जाना चाहिए। कोठारी आयोग का यह सुझाव है, ठीक है। क्वेश्चन 23 है। विश्व भारती की स्थापना, विश्व भारती विश्वविद्यालय है ये, ठीक है, कोलकाता में, किसने की थी? टैगोर जी ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। गीतांजलि जिनकी क्या है? प्रमुख कृति है जन गण मन अधिनायक, भारत का राष्ट्रगान प्लस बांग्लादेश का, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला भी इनके द्वारा रचित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। शांति निकेतन विश्वविद्यालय, शांति निकेतन इनका निवास स्थान था, तो यह कहाँ? बोलपुर में, बोलपुर में इसकी स्थापना की गई गुरुदेव के द्वारा, ठीक है। 25 है आपके लिए। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, तो हमारी एक लंदन है, दिल्ली की लंदन है, लता। तो लता ने पूछा था ये क्वेश्चन हमसे, तो अगर बता दूं उन्हें, तो भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय पूछेगा तो यह देखो आपको पता है कि बीएड की पुस्तक में दिया गया है, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय। और सबसे पहले पूछेगा कि खुली विश्वविद्यालय जो, ठीक है, मुक्त शिक्षा प्रणाली कहाँ से प्रारंभ हुई? तो देखो आपको इंग्लैंड भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन प्रॉपर ये जिस स्थान से प्रारंभ हुई वह इंग्लैंड, ब्रिटेन में है, ठीक है। तो ब्रिटेन आपका राइट आंसर होगा। इंग्लैंड बोलेगा तो इंग्लैंड राइट आंसर होगा, या तो A B दोनों दे देगा, ठीक है। तो
तो आपका जैसा क्वेश्चन बनेगा आप वैसे आंसर को देने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं आप, ठीक है। विश्व भारती किस राज्य में स्थित है? तो विश्व भारती उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा को अगर आप कनेक्ट करोगे तो हिस्ट्री की दृष्टि से तो कलिंग, जो कलिंग था, कलिंग का युद्ध हुआ था यही उड़ीसा में हुआ था, यही उड़ीसा में कलिंग पड़ता है, ठीक है। उड़ीसा में आपको पता है क्या उड़ीसा इंपोर्टेंट है, ठीक है। ब्लैक पकौड़ा कहाँ है मुझे बताना, ब्लैक पकौड़ा कहाँ है, ठीक है। ब्लैक पकौड़ा किसे कहते हैं, कनेक्ट करोगे तो आपका मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। आपके अंदर क्या चीज़ें हैं जिसे मैं बाहर निकाल दूँ क्वेश्चन से क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 28 है, हमारे देश में कौन सी शिक्षा संरचना लागू है? तो अगर ये पहले की प्रिंट पुस्तक है तो तब क्या थी, 10+2+3, ठीक है। 1986 1968 में इसकी बात कही गई थी, लेकिन 1986 की नई शिक्षा नीति में 10+2+3 की शिक्षा नीति लागू होती है। और अभी कौन सी है मुझे बताना, 2020 में जो शिक्षा नीति आई उसका पैटर्न, उसकी संरचना आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 1954 में हमने वुड के घोषणा पत्र, जिसे भारतीय शिक्षा का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसको हमने पढ़ा था, ठीक है। यह कितने स्तरों में संगठित करने का सुझाव दिया? इसने 4 स्तरों में संगठित करने का सुझाव दिया था, ठीक है। नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा संरचना, तो उस समय की नई शिक्षा नीति थी 1986 की, 10 हाई स्कूल हो गया, 2 इंटरमीडिएट हो गया, 3 आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है उसका पैटर्न आप मुझे, 2020 में जो शिक्षा नीति लागू हुई उसका पैटर्न क्या है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा 1985 में की गई थी क्या? चालू कब होती है नई शिक्षा नीति? 1986 में होती है, और घोषणा बोल रहा है तो 1985 में बुक्स में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 40 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 समीक्षा के लिए भारत सरकार ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कब एक समिति का गठन किया गया था? तो 7 मई 1990 के उन्होंने क्या किया था, एक समिति का गठन किया था, किसने? आचार्य राममूर्ति ने, किसके लिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 41 है आपके लिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में पुनरीक्षण समिति का गठन किस सन में किया था? तो 1992 में किया था, जब आपकी क्या नई शिक्षा नीति संशोधित होती है, ठीक है, संशोधित शिक्षा नीति आती है 1992 में, ठीक है। क्वेश्चन 42 है आपके लिए, निम्न में से कौन समस्त राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम में निरक्षरता उन्मूलन के लिए क्या है, कटिबद्ध है? तो प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन सी आपका प्रौढ़ शिक्षा क्या है, जो क्या था, साक्षरता, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम में निरक्षरता का उन्मूलन के लिए कटिबद्ध था, वह था प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। 43 है, 43 का आंसर लगाएंगे, साक्षरता अभियानों और विकास कार्यक्रमों में किसकी प्रतिबद्धता विशेष महत्व रखता है? तो सहभागियों का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहभागियों का, ठीक है। क्वेश्चन 44 है आपके लिए, भारतीय शिक्षा की नई दिशा में कितनी प्रमुख बातों पर विशेष बल दिया गया? तो 3 बातों पर क्या प्रमुख बल दिया गया था, ठीक है। 45 है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय सृजन किया गया, तो 1985 में, कब किया गया था ये? 1985 में इसकी स्थापना की गई था, जिसे आप इग्नू के नाम से जानते हैं, जिसे आप इग्नू के नाम से भी जानते हो, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, 1985 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इंपोर्टेंट है 46 आपके लिए, सबके लिए शिक्षा का नारा किस सन में दिया गया? तो 1990 में सबके लिए शिक्षा, ठीक है, सबके लिए क्या है, शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए, तो 1990 में यह नारा दिया गया था, ठीक है। 47 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पूछेगा तो ज्ञान आयोग कौन थे? सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की क्या स्थापना की गई थी? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सैम पित्रोदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 48 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सिफारिश की? तो इसने जो कितना 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सिफारिश की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, ठीक है। 49 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने बोला कि देश में लगभग कितने 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, ऐसा क्या कौन बोलता है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या ऐसा प्रतिवेदन बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके लिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में खर्च का
कितना प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा के खर्च में कितना 20% क्या शिक्षण शुल्क लेने की सिफारिश की थी? कितना? 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 51 है आपके लिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया था? इसने कौशल विकास योजना प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। तो कौशल विकास की स्थापना किस वर्ष हुई, आप मुझे बताना। तो जो व्यावसायिक शिक्षा है उसे कौशल विकास शब्द किसने दिया? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया था। ठीक है। 52 क्वेश्चन है आपके लिए, शिक्षा का व्यावसायीकरण किस स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया था? जो माध्यमिक शिक्षा था उसमें क्या शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाए, ऐसा सुझाव कौन देता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग देता है। ठीक है। 53 है, माध्यमिक विश्वविद्यालयों या विद्यालयों से संबंधित समस्या क्या है? तो बता देता हूं, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, अनुपयुक्त शिक्षण विद्या है, उपयुक्त समस्त क्या है? सत्य है। तो माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित समस्या तीनों आपके क्या है? राइट आंसर है। जहां तीनों राइट होंगे वहां ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त समस्त आपके राइट हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है, पूछ रहा है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है, व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करने वाली सरकारी संस्थाओं को अनुदान देने की सिफारिश किसने की थी? तो कोठारी आयोग ने की थी। ठीक है, जिसे आप शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 55 है, किस शिक्षा को सर्वाधिक निर्बल कड़ी कहा गया? जो माध्यमिक शिक्षा है उसे क्या सर्वाधिक निर्बल कड़ी कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन 57 है आपके लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा अवसरों की समानता हेतु किस नीति में संतुष्टि की गई थी? तो किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, नई शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं आप इसे। ठीक है, तो उसमें महिलाओं के लिए शिक्षा अवसरों की समानता हेतु बात की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और 1986 में ही आपका क्या होता है? देखो, ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी स्थापना होती है। 1987 से प्रारंभ होता है। ब्लैक बोर्ड के क्या उद्देश्य थे? मैंने बताया था, प्राथमिक विद्यालयों की क्या शिक्षा प्रणाली में सुधार, गुणवत्ता लाने के लिए। ठीक है, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 भवन होने चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए। ठीक है, शौचालय होना चाहिए, 2 शिक्षक होना चाहिए, एक महिला एक पुरुष। ठीक है, उचित शिक्षण क्या होनी चाहिए? सामग्री होनी चाहिए। ऐसा किसके? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य थे। ठीक है। क्वेश्चन 59 है आपके लिए, किसका कथन है, बिना परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है और सामाजिक असमानताओं को जन्म देते हैं? तो किसने? आंद्रे बिताई का कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने बोल दिया कि परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है और ये सामाजिक असमानताओं को जन्म देती है? तो आंद्रे बिताई, ऑप्शन सी, आंद्रे बिताई ने ये स्टेटमेंट किसके हैं? आंद्रे बिताई के स्टेटमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 60 है, देखो, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ क्या है? सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के क्या समान अवसर प्राप्त हो, ये क्या है? शिक्षा के समान अवसर, ये इसका अर्थ होता है कि सभी को शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिले? ऑप्शन ए, समान अवसर मिले सभी के लिए, चाहे कोई भी धर्म हो, लिंग हो, जाति हो, वर्ग हो। ठीक है, उसे शिक्षा के में कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को इसमें समान अवसर मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 61 है आपके लिए, आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक की समान शैक्षिक व्यवस्था के लिए किसने कम सुझाव दिए थे? तो किसने? सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसमें बहुत कम सुझाव दिए थे। किसमें? जो आदिम जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति है, अल्पसंख्यक की जो समान शैक्षिक व्यवस्था है, उनके लिए सबसे कम सुझाव किसने दिए? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन 62 है आपके लिए, शैक्षिक अवसरों की समानता का सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? तो ये कोठारी आयोग ने किया था। ठीक है, कोठारी आयोग का अन्य नाम बताना, इसकी स्थापना कब हुई, इसका प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का था? ठीक है, इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई भारत सरकार को? ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? मैंने सब बता दिया है। मुझे इस क्वेश्चन का 62 का मुझे आप एक्टिविटी करेंगे, प्रोवर्जन बनना है, तो मुझे आपका आंसर चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 63 है आपके लिए, गुणवत्तापरक शिक्षा मानी जाती है जिसके द्वारा मनुष्यों को भागदौड़ में दौड़ने और अपना स्थान बनाए रखने के योग्य बनाया जाता है, किसके अनुसार है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 64 है आपके लिए, गुणात्मक शिक्षा का पैरामीटर है। तो मैं बता दूं, जो गुणात्मक शिक्षा है उसमें शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया, पाठ्यचर्या। ठीक है, आपने डायग्राम देखा होगा, ये त्रिभुज जैसा। ठीक है, शिक्षा क्या है? त्रिआयामी प्रक्रिया है। किसने कहा था? ठीक है, आपको एक कोने पे शिक्षार्थी दिखेगा, एक कोने पे आपको पाठ्यक्रम दिखेगा और एक कोने पे आपको शिक्षक देखा कि यही शिक्षा क्या है? त्रिआयामी प्रक्रिया है। किसका स्टेटमेंट है? कमेंट चाहिए। द्विध्रुवीय किसने कहा शिक्षा को? कमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, आपका मुझे आंसर चाहिए।
क्वेश्चन 65 है आपके लिए, गुणात्मक शिक्षा विकास करती है, किसका करती है? बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का करती है, ठीक है, जन्मजात गुणों का विकास करती है, समायोजन क्षमता का विकास करती है। तो उपरोक्त सभी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 66 है आपके लिए, दूरस्थ शिक्षा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मुक्त शिक्षा भी कहा जाता है, मुक्त शिक्षण भी कहा जाता है, पत्राचार शिक्षा भी कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा के बारे में अलग लेक्चर है, मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में हमने अलग परिचर्चा की है, पत्राचार शिक्षा के बारे में भी अलग लेक्चर है। तो सभी के बारे में अलग अलग वीडियो हैं, आप वहां जाके उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 67 है आपके लिए, भारत में दूरगामी शिक्षा प्रदान की जाती है, तो पत्राचार माध्यम से क्या की जाती है? भारत में दूरगामी शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा का गुण होता है, तो क्या होता है? स्वगति की प्रगति होती है, लचीली पद्धति होती है। तो ए और बी, ठीक है। ऑप्शन क्या आपका? क और ख दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। जो दूरस्थ शिक्षा है उसके गुण क्या होते हैं? स्वगति से प्रगति होती है, लचीली पद्धति होती है। बाकी दूरस्थ शिक्षा के हमने तत्व बताए थे आपको, दो तत्व बताए थे। एक क्या बताया था कि श्रव्य दृश्य सामग्री बताया था, दूसरा कंप्यूटर की सहायता से अधिगम बताया था, ठीक है। और दो सिद्धांत भी बताए थे मैंने। एक प्रस्तुतिकरण में क्या बताया था? प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता का प्रनियम बताया था, एक सकेरी अधिगम का प्रनियम बताया था मैंने। इसके दो बताए थे, ठीक है। और इसकी दो औद्योगिक विशेषताएं मुझे बताएंगे, ठीक है। श्रम का विभाजन, शिक्षा सामग्री का उत्पादन, ये दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है, सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 117-18 हमारी वीडियो आ गई हैं एलटी की दृष्टि से, उन्हें सब कुछ पता है, वो एक्टिविटी भी कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन 69 है आपके लिए, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को संगठित करने का दायित्व दिया गया था, तो किसे दिया गया था? 69 का मुझे आंसर देंगे, तो किसे दिया गया था? तो इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा उन बालकों के लिए आवश्यक होती है, किन के लिए? जो कमाते हुए सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, ठीक है, जो अपनी शिक्षा को घर बैठे पूर्ण नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो क्या है आर्थिक दृष्टि से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या है? दूरस्थ शिक्षा क्या है? आवश्यक है, जो कमाते हुए सीखना चाहते हैं, ठीक है। हमारे साथ बहुत सारे लर्नर हैं जो कमाने के साथ साथ क्या कर रहे हैं? अपनी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, कहीं जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ अपनी पढ़ाई भी उनकी जारी है, वो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। 71 है क्वेश्चन आपके लिए, दूरस्थ शिक्षा मानी जाती है, तो ये दूरगामी शिक्षा है, बताया हुआ है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले कहाँ इसकी स्थापना हुई? मुझे बताना, कमेंट में चाहिए, बताया हुआ है तो एक्टिविटी करोगे, ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 73 है आपके लिए, दूरस्थ शिक्षा के प्रसार के लिए कौन सा साधन उपयोगी है? तो दूरस्थ शिक्षा के लिए कौन सा साधन उपयोगी नहीं है पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, यही आप गलत करके आते हैं, नहीं पे आपने अंडरलाइन लगाना है। तो आकाशवाणी उपयोगी है, दूरदर्शन उपयोगी है, कंप्यूटर उपयोगी है, लेकिन दूरस्थ मतलब कि जो आप क्या घर बैठे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप दूरदर्शन से पढ़ सकते हैं, आकाशवाणी से पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं, लेकिन पुस्तकालय के लिए तो आपको कहीं औपचारिक संस्था में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो नहीं है पूछा है तो पुस्तकालय, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 74 है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की पूछा कि फ्रेंचाइजी आगरा के किस कॉलेज में है? तो किस में? सेंट जॉन कॉलेज, सेंट जॉन कॉलेज, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 75 है, देश में मुक्त विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो मुक्त विश्वविद्यालय में देश में पूछ रहा है तो हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। समावेशी शिक्षा में बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, क्या सामान्य भी पढ़ता है, क्षतिग्रस्त भी पढ़ता है, विकलांग भी पढ़ता है, सबके लिए शिक्षा के समान अवसर हैं। तो समावेशी शिक्षा मतलब कि सभी को साथ लेके चलना है, समावेशी, सबको जोड़ते हुए चलना है, ऐसा बोलता है समावेशी शिक्षा। क्या बोलता है? कोई कहीं ऊंच नीच का इसमें बिल्कुल भी क्या भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। इसकी दो ही विशेषताएं हैं, दो प्रमुख की, प्रतिभा के विकास के अवसर, बालकों में मित्रता, ठीक है। अगर मैं समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करूं तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य विविध क्षमताओं वाले बालकों को एक साथ सामान्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो क्या हो, तेज बुद्धि वाला हो, ठीक है, कम बुद्धि वाला हो, ठीक है, लड़का हो, लड़की हो या अदर लिंग हो, तो सभी एक साथ पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा की ये क्या है? विशेषता है। क्वेश्चन 77 अभी पूछा था मैंने, समावेशी शिक्षा की विशेषता मैंने पूछा था, तो मैं बता दूं, बालकों में मित्रता, संरक्षणों की विद्यालय क्रियाकलापों में भागीदारी, बालकों में प्रतिभा विकास के अवसर, तो ये इसके क्या है? सभी के
विशेषता है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 71 है, आप 78 है आपके लिए, समावेशी जन शिक्षा की अवधारणा सिद्धांत पर आधारित। तो कौन से सिद्धांत पे? तो जन शिक्षा का सार्वभौमिक होना। ठीक है, ऑप्शन बी है जन शिक्षा का वैयक्तिक होना, ऑप्शन सी है जन शिक्षा का अवसरों के प्रति लचीला तथा उत्तरदायित्वपूर्ण होना। तो तीनों ऑप्शन ये क्या है? समावेशी जन शिक्षा की अवधारणा सिद्धांत पर आधारित है। तो तीनों जहां राइट आंसर वहां क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 79 है आपके लिए, शिक्षा की विषय वस्तु से बोध होता है। तो क्या बोध होता है? इन सभी का बोध होता है। शिक्षण का होता है, प्रशिक्षण का होता है, अनुदेशन का होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 80 है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो सामान्य बालकों हेतु भी की जाती है, विशिष्ट बालकों हेतु भी की जाती है। तो दोनों के लिए की जाती है, दोनों प्रकार के लिए क्या? समावेशी। ठीक है, ये आपका सिलेबस में अलग से है, तो जानना चाहोगे तो फीडबैक में बताना, अलग से इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बीएड की पुस्तक है, बीएड की पुस्तक से लिया गया है, बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं चाहता तो इसका पीपीटी बना के आपके सामने प्रस्तुत कर देता। ठीक है, मेरे पीपीटी से अच्छे व्यूज इंक्रीज होते, लेकिन नहीं, मैं किसी के भविष्य के साथ नहीं खेलूंगा। जो वास्तविक रूप में है वो आपके सामने उपस्थित होगा। ठीक है, जो क्या है साक्षात है वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 81 है आपके लिए, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ले सकते हैं? तो कार्यशील बच्चों को ले सकते हैं, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को ले सकते हैं, प्रवासी श्रमिक बच्चों को ले सकते हैं, सभी को ले सकते हैं। तो इन सभी को आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। अब आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि जो बीएड की क्या है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी का ये पैटर्न है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो संलग्न किया है। ठीक है, बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर आप पुस्तक कौन सी पुस्तक से पढ़ाते हो? मैं 6 पुस्तकों से आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो 6 पुस्तकों के मैं आपको एक वीडियो डालूंगा कि 6 पुस्तकें कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकों से मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, देखो गुरु 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 आपसे दोगुनी मेहनत करता है। ठीक है, आप गुरु अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे चैनल में तो आपसे 4 गुना मेहनत मैं करता हूँ। मैं 6, 10, 12 जितने भी किताबें हैं मैं सभी का क्या करता हूँ, सभी किताबों से रिसर्च करता हूँ कि आपके लिए अच्छा मैटर कौन सा है, मैं उसे ही आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदाइलर आयोग के अध्यक्ष का नाम आपने बताया कि डॉक्टर एस लक्ष्मी मुदाइलर थे। ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा परिषद के 2 कार्य बताएंगे। तो दूरस्थ शिक्षा संचालित करने वाले संस्थानों को मान्यता प्राप्त करना, स्टेटमेंट में पूछेगा ना तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, और दूरस्थ शिक्षा के संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों पर दृष्टि करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? या पूछ लेगा स्टेटमेंट में मुदाइलर आयोग की नियुक्ति के क्या उद्देश्य थे, आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर देंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का उद्देश्य था भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के समस्त पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय में रिपोर्ट देना और उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रमुख क्या थे? उद्देश्य थे। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 4th है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख दोष क्या था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख दोष क्या था? एक पक्षीय होना था। यह शिक्षा छात्रों को केवल उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लेगा क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट में पूछेगा, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के किन किन उद्देश्यों के निर्धारण हेतु सुझाव दिया? या दूसरे टाइप में स्टेटमेंट में पूछेगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के लिखित अथवा मुदाइलर आयोग के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के मुख्य रूप से 4 प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए हैं। क्या? प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, छात्रों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, छात्रों के नेतृत्व के गुण का विकास करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, किस शिक्षा आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालय की अवधारणा एवं योजना प्रस्तुत की थी? तो मुदाइलर आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा एवं योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिश कितनी किस्तों में प्रस्तुत की थी? तो ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिश, ठीक है, कितने किस्तों में? 4 किस्तों में 2006 में प्रस्तुत की, 2007 में की, 2008 में की, 2009 में की थी। पूछ लेगा निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिश कितने किस्तों में प्रस्तुत की? तो 4 किस्तों में 2006, 7, 8, 9। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में था?
कितने भागों में विभाजित था? तो 5 भागों में। इंपॉर्टेंट है ज्ञान की सुलभता पहला भाग, दूसरा भाग ज्ञान के सिद्धांत, तीसरा भाग सृजन, चौथा भाग अनुप्रयोग, पांचवा भाग सेवाएं। स्टेटमेंट बना के पूछेगा या निम्नलिखित में से पूछ लेगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन में के भागों में सम्मिलित नहीं है। आपको 3 यहाँ से दे देगा, एक आपको कहीं अन्य दे देगा। तो अगर पढ़ा होगा, मेरे साथ जुड़े हैं, तो 1 नंबर कोई आपको पाने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, कोई माई का लाल है ही नहीं, लिख के ले लो। ठीक है, मेरे साथ जुड़े हो ना, तो सारा मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ऐसा मैटर दे रहा हूँ जो बीएड से संबंधित है। ठीक है, 7 से 8 पुस्तकों का निचोड़ है, वो आपके समक्ष क्या कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो हमारी मेहनत को साकार करने का कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, व्यावसायीकरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? ठीक है, व्यावसायीकरण शिक्षा का आशय पाठ्यक्रम के अंतर्गत उस शिक्षा के समावेशन से है जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम समाप्ति के उपरांत विद्यार्थी किसी व्यवसाय में कार्य करने के योग्य बन सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, गुणवत्ता। गुणवत्ता की दृष्टि से शैक्षिक संसाधन क्या है? पहला इसमें भौतिक संसाधन, विद्यालय हो गया, पाठ्यक्रम, अन्य शिक्षण सामग्री हो गई। ठीक है, गुणवत्ता परक शिक्षा के पैरामीटर क्या हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यचर्या, पर्यावरण। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों में से पूछ लेगा कि गुणवत्ता परक शिक्षा के पैरामीटर कौन सा नहीं है? तो 3 ऑप्शन आपको ये देगा, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यचर्या। एक आपको दे देगा क्या, बताओ मुझे, एक आपको अभिभावक दे देगा। तो अभिभावक नहीं है, बाकी शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यचर्या, पर्यावरण सम्मिलित है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 12 है, दूरवर्ती शिक्षा से क्या आशय है? तो दूरवर्ती शिक्षा हमने पढ़ी हुई है। तो देखो, दूरवर्ती शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का आधुनिक कार्यक्रम है। इसे पत्राचार शिक्षा, खुली शिक्षा, और क्या खुला सीखना इत्यादि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इसकी विशेषता यह है कि किसी प्रवेश योग्यता के बिना एक व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार अपने ही स्थान पर क्या कर सकता है, सीख सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जिसमें कोर्स को चुनने की पूर्ण सुविधा और उचित संचार तकनीकी का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के 2 लाभ बताइए। तो साक्षरता के विकास में यह सहायता प्रदान करती है, और विकलांग नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे दिव्यांग और विशिष्ट बालकों के लिए यह प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 14 है, दूरवर्ती शिक्षा का स्वरूप कैसा है? तो दूरवर्ती शिक्षा का स्वरूप सुनिश्चित होता है पाठ्यक्रम के उद्देश्य, विधियां, सामग्री तथा मूल्यांकन प्रणाली का स्वरूप पहले से ही निश्चित होता है। ठीक है, दूरवर्ती शिक्षा की 2 औद्योगिक विशेषताएं बताएं। तो एक है श्रम का विभाजन, एक है शिक्षा सामग्री का उत्पादन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, दूरवर्ती शिक्षा के 2 मूल तत्व बताएंगे। तो एक श्रव्य दृश्य सामग्री, एक कंप्यूटर की सहायता से अधिगम, पहले भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो प्रारंभ से मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है, वो अच्छा सीख रहे हैं, उनको पता चलेगा कि परीक्षा हॉल में कैसे क्वेश्चन बने थे, हमने क्या पढ़ा था, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वो जो मेरे साथ जुड़े हैं उनकी पूरी मदद हम करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, दूरवर्ती शिक्षा के 2 सिद्धांत, एक था प्रस्तुतिक्रम में स्पष्टता का प्रनियम था, पहले बताया था, एक सकेरे का अधिगम प्रनियम था। ठीक है, भारत में दूरवर्ती शिक्षा के 2 कारण बताया था, एक भौगोलिक कारण, एक जनसंख्या। ठीक है, दूरवर्ती शिक्षा के विकास हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार से संबंधित कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, भारत की जनसंख्या में ग्रामों में निवास करती है, अथवा संविधान में निर्धारित किया गया है कि समान अवसरों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूरी की शिक्षा द्वारा अधिक व्यापक कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 20, दूरवर्ती शिक्षा की 2 सामान्य विशेषता बताएंगे। तो दूरी की शिक्षा में छात्र के स्थान पर शिक्षक की बहुमाध्यमों से उपयोग किए करके छात्रों तक पहुंचना होता है। दूसरा है, दूरी की शिक्षा में खुले अधिगम की परिस्थितियों का सृजन करके छात्रों को अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है? तो जो समावेशी शिक्षा है मानवतावादी दर्शन पर आधारित है। ठीक है, समावेशी शिक्षा की 2 विशेषता बताएं, प्रतिभा के विकास के लिए अवसर और बालकों में मित्रता। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य विविध क्षमताओं वाले बालकों को एक साथ, ठीक है, एक साथ सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना होता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा का अपंग व विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालकों को शिक्षा एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही शिक्षक द्वारा दी जाती है, यही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए, बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना और असमर्थ बालकों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के योग्य बनाना। ठीक है, क्वेश्चन 25 है,
समावेशी शिक्षा की प्रकृति बताइए। तो इस शिक्षा में असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों में साथ प्रदान की जाती है। बता दिया है, जो समावेशी शिक्षा है सभी को साथ लिया जाता है, कोई भी जाति हो, वर्ग हो, धर्म हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे अपंग हो, ठीक है, कम बुद्धिहीन हो, ज़्यादा बुद्धिमान हो, ठीक है, प्रतिभाशाली हो, ठीक है, सभी को एक साथ एक कक्षा में एक टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है और एक ही मेथड द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष मैंने बताया था दौलत सिंह कोठारी जी, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो नियुक्ति बताया 14 जुलाई 1964 को इसकी नियुक्ति हुई थी। भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम आपको बताया था कोठारी आयोग था। भारतीय शिक्षा आयोग के कुल कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे और 6 अन्य देशों के सदस्य एवं विशेषज्ञ थे, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग की 2 मुख्य सिफारिशें क्या थी? बड़ी संस्थाओं का निर्माण करना। पहली इसकी विशेषता थी ऐसी बड़ी संस्थाओं का निर्माण किया जाए जो आर्थिक दृष्टि से पूर्ण हो, ठीक है। दूसरा है आंशिक शिक्षा का आयोजन। आंशिक शिक्षा एवं स्वयं शिक्षा का प्रसार सभी स्तरों पर तथा सभी क्षेत्रों में विस्तृत किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन 31 है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई? तो 1986 में इसे घोषित किया गया था। लेकिन जो 1986 का ढांचा था ये 1968 वाला ढांचा था, ठीक है। 1968 का ढांचा था, 1968 में ये सफल नहीं हो पाई, तो 1986 में ये सफल होती है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से तात्पर्य है कि सभी छात्रों को बिना किसी जाति, धर्म, स्थान अथवा लिंग भेद के एक निश्चित स्तर पर उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करना ही क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख उद्देश्य है। इसका क्या है? अर्थ है, इसका तात्पर्य है, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसने प्रस्तावित की? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा किसने? राजीव गांधी जी द्वारा 1986 में प्रस्तावित की गई थी, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बताया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आशय है न्यूनतम शैक्षिक साधनों एवं उपकरणों का प्रावधान। इसके अंतर्गत प्राथमिक शालाओं में कम से कम 2 सामान्यतः बड़े आकार के कमरे, ठीक है, टाट पट्टी, नक्शे, चार्ट, श्यामपट्ट तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था आवश्यक की गई। 1986 में आती है, 1987 में पूर्णतः लागू हो जाती है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में 2 बड़े भवन, 1 बरामदा होना चाहिए। बालक बालिका के लिए क्या होनी चाहिए? शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। 2 टीचर होनी चाहिए, 1 महिला 1 पुरुष हो गया, ठीक है। शिक्षण क्या होनी चाहिए? सामग्री होनी चाहिए, TLM होनी चाहिए। कमरे में टाट पट्टी, नक्शे, चार्ट, श्यामपट्ट आदि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। हमने आपको पता है सफलता सीरीज के कितने 1300 क्वेश्चन 13 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपका सफलता सीरीज का कौन सा 14वां भाग है, जिसमें हमारे कितना 1400 महत्वपूर्ण MCQs कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये क्लास आपके लिए संडे स्पेशल क्लास थी। जुड़ना है आज ही एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने यूके टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सपना आपका साकार हम करेंगे। मेहनत, संघर्ष, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति आपकी होगी और मेहनत और मार्गदर्शन किसका होगा? हमारा होगा। तो जुड़ना है और वीडियो पसंद आए तो हमारी मेहनत को आपको साकार करनी है और 10 लोगों में शेयर करने की कोशिश करनी है। और वीडियो पसंद आए, देखो आपके व्यूज़ तो होते हैं लेकिन लाइक बहुत लोग करते हैं, ठीक है, जिससे हमें लगता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आती है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए कार्य करेंगे, ठीक है। हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं, ठीक है। देखो किसी से अगर आप ना ऊंचा की मतलब दौड़ना तो है, सबके लिए ज़िंदगी दौड़ है। अगर अपने साथी से ही आप दौड़ लगाने की कोशिश करोगे ना कि यूके टीचिंग परीक्षा में अच्छा मैटर मिलता है, मैं इसे नहीं बताऊंगा, मैं इस बार सिलेक्शन ले लूँगा, इसका नहीं होने दूंगा, ऐसी भावना अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देनी, ऐसी हीन भावना को अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देना है। अपने मित्र को भी बताना है कि यूके टीचिंग परीक्षा एकमात्र यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है जो निःशुल्क PDF आपको सिलेबस बाय सिलेबस B.Ed का कंटेंट मैटर प्रोवाइड करवा रहा है। वीडियो तो आती हैं, ठीक है, विथ कंटेंट के साथ व्याख्यात्मक रूप में कनेक्ट करते हुए हम चर्चा करते हैं, तो मित्रों में साझा कीजिएगा। बाकी PDF यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।